Hi everyone, this is Vidisha Chaudhary and welcome back to my channel. So in this video, we are going to start with chapter number 4 of history for class 12th. And this is the last chapter of book 1 for history, that is themes in Indian history part 1. ठीक है, so let's start with this chapter. अब देखो चैप्टर का नाम क्या है, थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स. तो सबसे पहले लेट मी गिव यू एन ओवरव्यू दैट एग्जैक्टली हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं. तो बेसिकली हमारा फोकस 3 रिलीजन पे रहने वाला है, जिसमें बुद्धिज्म आएगा, जैनिज्म और लास्ट में थोड़ा सा डिस्कशन है हिंदुइज्म के बारे में. बट जो मेजर फोकस हमारा इस चैप्टर में रहेगा दैट विल बी ऑन बुद्धिज्म ओनली. ठीक है, दिस विल बी द मेजर फोकस इन दिस चैप्टर. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. अब देखो, in this chapter we shall go on a long journey across 1,000 years to read about philosophers and their attempts to understand the world they inhabited. तो ये जो स्कॉलर्स थे, जो फिलोसोफर्स थे, इनके जो आइडियाज़ हैं, इनकी जो स्टडी है, वो सब हम पढ़ेंगे. Now we will also see that their ideas were compiled in written and oral form as well as in architecture and sculpture also. और जैसा हमने यहाँ भी देखा है that we will be focusing on Buddhism, but यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दैट ये चीज़ हमें अपने दिमाग में रखनी है कि सिर्फ बुद्धिज़्म जो था वो आइसोलेशन में डेवलप नहीं हो रहा था. मतलब सिर्फ और सिर्फ बुद्धिज़्म रिलीजन नहीं था कि और कोई रिलीजन है ही नहीं. ठीक है, बुद्धिज़्म के साथ साथ और भी रिलीजन्स और भी ट्रेडिशन थे जो डेवलप हो रहे थे, और उसके साथ साथ ये सारे जो ट्रेडिशंस थे दे वर एंगेज्ड इन डिबेट्स एंड डायलॉग्स विद ईच अदर. इसके साथ साथ कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस भी थी इनमें, बिकॉज इनकी आइडियोलॉजीज, इनकी फिलॉसफी काफ़ी ज़्यादा डिफर करती थी. लेट्स मूव अहेड. यहाँ पे हमें दे रखे हैं सोर्सेज. कौन कौन से सोर्सेज हिस्टोरियंस ने यूज़ करे हैं हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए. पहला, जो भी हमारे पास लिटरेचर है, टेक्स्ट अवेलेबल है जिसमें बुद्धिस्ट, जैन एंड ब्राह्मणिकल टेक्स्ट आते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे मॉन्यूमेंट्स और इंस्क्रिप्शंस आएंगे. अगर मॉन्यूमेंट्स की बात करते हैं, जो सबसे ज़्यादा फोकस रहने वाला है इस चैप्टर में, वो रहेगा स्तूपा एट सांची. ना सांची में जो ये स्तूपा है ये कहाँ पे सिचुएटेड है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है. इट इज़ सिचुएटेड इन भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश में है. तो मैप वर्क में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. लेट्स मूव अहेड. अब देखो, जो हमारा पहला टॉपिक है, यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन फ्रेम होता है, दैट इज हाउ वॉज द स्तूपा एट सांची प्रिजर्व्ड. अब क्या था, ये जो मॉन्यूमेंट था काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग था, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव था. सो देयर वॉज अ डेंजर प्रिवेलिंग ओवर दिस मॉन्यूमेंट. क्या डेंजर था, कैसे प्रिजर्व करा गया, लेट्स सी. तो देखो, 19th सेंचुरी यूरोपियंस दे वर वेरी इंटरेस्टेड इन दिस स्तूपा एट सांची. फ्रेंच की बात करें तो उन्होंने परमिशन ले ली थी शाहजहां बेगम, जो कि भोपाल की रूलर थी, दैट जो ईस्टर्न गेटवे है वी विल टेक इट अवे विद अस. ठीक है, सिमिलरली इंग्लिश मैन भी यही चीज़ करना चाहते थे, बट ये सारे जो स्ट्रक्चर्स थे इन्हें प्रिजर्व करा गया विद द हेल्प ऑफ प्लास्टर कास्ट कॉपीज़. ठीक है, तो जो भी वहाँ पे स्ट्रक्चर्स थे उनकी प्लास्टर कास्ट कॉपीज़ बनवाई गई. ये कॉपीज़ दी यूरोपियंस को, फ्रेंच को, इंग्लिश मैन को, और जो ओरिजिनल आर्ट वर्क था इट रिमेन्ड एट द साइट, पार्ट ऑफ द भोपाल स्टेट. ठीक है, सो इस क्वेश्चन का ये हमारा पहला पार्ट हो जाएगा. उसके बाद हम लिखेंगे दैट जो भोपाल की रूलर्स थी, शाहजहां बेगम एंड सुल्तान जहान बेगम, they provided money for the preservation of the ancient site. ठीक है, सो इन्होंने फंडिंग करी थी इसके प्रिजर्वेशन के लिए. आफ्टर दैट जो जॉन मार्शल थे, ही डेडिकेटेड हिज इम्पोर्टेंट वॉल्यूम्स ऑन सांची टू सुल्तान जहान. तो सुल्तान जहान ने क्या करा, म्यूजियम जो था उसे फंड किया, गेस्ट हाउस जहाँ पे जॉन मार्शल अपनी वॉल्यूम्स को लिखा करते थे उसके लिए भी मनी प्रोवाइड करा. ठीक है, सो गेस्ट हाउस
ऑल्सो जब ये वॉल्यूम्स प्रिपेयर हो गई तो इनके पब्लिकेशन के लिए भी मनी सुल्तान जहां ने ही प्रोवाइड करा था। ठीक है, सो ये सारे पॉइंट्स हमें लिखने हैं इस क्वेश्चन के लिए कि जो स्तूपा है एट सांची ये किस तरह से प्रिजर्व करा गया। एंड एट लास्ट हम थोड़ा सा कंक्लूजन देंगे that today it stands testimony to the successful restoration and preservation of a key archaeological site by Archaeological Survey of India. And you can have a look at this picture. So this is the stupa at Sanchi. और जो भी हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, जैसे ये रेलिंग है, ये स्तूपा है, ये वाले स्ट्रक्चर है, इन सब के बारे में हम आगे इस चैप्टर में डिटेल स्टडी करने वाले हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, द बैकग्राउंड सैक्रिफाइसेस एंड डिबेट्स। यहीं पे हमारा आ जाता है सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। जो हमारी पहली लाइन है इसकी, इसे पढ़ो सबसे पहले। द मिड फर्स्ट मिलेनियम BCE इज ऑफन रिगार्डेड एज अ टर्निंग पॉइंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। टर्निंग पॉइंट इसे बोला जाता है। यही क्वेश्चन है दैट गिव रीजंस और जस्टिफाई कि जो ये टाइम पीरियड है मिड फर्स्ट मिलेनियम BCE, इसको टर्निंग पॉइंट क्यों बोला गया है। तो सबसे पहला रीज़न है दैट इस टाइम पीरियड में काफ़ी सारे थिंकर्स इमर्ज हो रहे थे। फॉर एग्जाम्पल ज़ाराथुस्ट्रा इन ईरान, ठीक है, कॉन्गजी इन चाइना, सोक्रेट्स, प्लेटो एंड एरिस्टोटल इन ग्रीस, महावीरा एंड गौतम बुद्धा एंड अमंग अदर्स इन इंडिया। सो ये सारे जो थिंकर्स हैं ये इमर्ज हो रहे थे। अब ये जो थिंकर्स हैं ये कर क्या रहे थे? सो बेसिकली दे वांटेड टू अंडरस्टैंड द मिस्ट्रीज ऑफ एग्जिस्टेंस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड द कॉस्मिक ऑर्डर। समझ में आया? ये हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे दैट काफ़ी सारे न्यू किंगडम्स, न्यू सिटीज़ इमर्ज हो रहे थे और सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रही थी इन द गंगा वैली। ठीक है, सो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ से ये वाला क्वेश्चन बनता है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि थिंकर्स इमर्ज हो रहे थे, वो क्या कर रहे थे, वो किस चीज़ पे स्टडी कर रहे थे, कहाँ पे सोशल इकोनॉमिक लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो रही थी, और ये जो हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, ये जो थिंकर्स इमर्ज हो रहे थे, ये इन चेंजेस को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे थे। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। द सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन। अब देखो, देयर वर सेवरल प्री एग्जिस्टिंग ट्रेडिशंस ऑफ थॉट्स, रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिस, इंक्लूडिंग अर्ली वैदिक ट्रेडिशन, जिसे हम ऋग्वेदा कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऋग्वेदा कब कंपाइल हुआ? सो इट वॉज कंपाइल्ड बिटवीन 1500 एंड 1000 BCE। ये टाइम पीरियड MCQ एंड CUET के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ऋग्वेदा में है क्या? ऋग्वेदा में बेसिकली हिम्स होते हैं विच आर कंपोज्ड इन प्रेज ऑफ डेटीज, स्पेशली अग्नि, इंद्र, सोमा। ये 3 डेटीज हैं जिनके बारे में ऋग्वेदा में हिम्स हैं। कौन कौन से डेटीज हैं? अग्नि, इंद्र एंड सोमा। अब इन हिम्स का काम क्या होता है? सो ये जो हिम्स दे रखे हैं, दे आर चैंटेड when sacrifices are performed। तो जब sacrifices performed होते हैं तब ये hymns chant किए जाते हैं। अब जो sacrifices हम बात कर रहे हैं ये क्यों perform होते हैं? सो इन sacrifices में जो लोग होते हैं they basically pray for cattle, sons, good health, long life and etc। बट ये जो ट्रेडिशन है sacrificial tradition, इस पे भी काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं with the period of time। अब पहले क्या होता था दैट सैक्रिफाइसेस कलेक्टिवली परफॉर्म होते थे। दैट अगर एक हाउस होल्ड की बात करते हैं तो हाउस होल्ड के सारे मेंबर्स वो सैक्रिफाइसेस को परफॉर्म करेंगे। बट लेटर उसके बाद क्या होने लगा दैट जो हेड ऑफ द हाउस होल्ड है सिर्फ वो ही सैक्रिफाइसेस को परफॉर्म करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस 2 बहुत इंपॉर्टेंट सैक्रिफाइसेस हैं, ये इलैबोरेट सैक्रिफाइसेस कहा जाता है। नाम इनके याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, राजा सुया एंड अश्वमेधा। ये कौन परफॉर्म करते थे? चीफ्स एंड किंग्स। ठीक है, एक्सक्लूसिवली इन लोगों के लिए ये सैक्रिफाइसेस होते थे। और कौन परफॉर्म करवाता था? मतलब जो चीफ्स एंड किंग्स है वो किस पे डिपेंडेंट होते थे? तो ब्राह्मणा प्रीस्ट जो थे इन लोगों पे ये डिपेंडेंट होते थे टू परफॉर्म दीज सैक्रिफाइसेस।
ठीक है। सो इस जो ये पैरा है इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, एक तो ऋग्वेदा कब कंपोज हुआ, कौन सी 3 मेजर डेटीज है ऋग्वेदा में, अपार्ट फ्रॉम दिस 2 इलाबोरेट सैक्रिफाइसेस जो एक्सक्लूसिवली चीफ्स एंड किंग्स जो है वो परफॉर्म करते हैं, सो वो है राजसूया एंड अश्वमेधा। लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, डिबेट्स एंड डिस्कशंस। अब देखो जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है दे मेंशन 64 सेक्ट्स और स्कूल ऑफ थॉट। तो कितने स्कूल ऑफ थॉट्स एंड सेक्ट्स के बारे में वो मेंशन करते हैं, 64। अब जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है वहाँ से हमें पता चलता है दैट जो टीचर्स होते थे वो ट्रैवल करते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और जो भी पब्लिक है, जो भी ऑर्डिनरी पीपल है, वो उन्हें कन्विंस करते थे दैट उनकी जो आइडियोलॉजी है, उनकी जो फिलॉसफी है वो वैलिड है और उन्हें वो आइडियोलॉजी, वो फिलॉसफी फॉलो करनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, सपोज एक टीचर है और वो सक्सीड हो जाता है अपने राइवल को अपनी आइडियोलॉजी में कन्वर्ट करने में, ठीक है, तो क्या होता है, जो उसका राइवल होता है उसके जितने भी फॉलोअर्स होते हैं वो फिर टीचर जिसने कन्वर्ट किया है उसको फॉलो करने लगते हैं। सो ये एक तरीका था अपने फॉलोअर्स को एक्सपांड करने का कि जो तुम्हारे राइवल्स हैं तुम उसे कन्वर्ट करो, उसे कन्विंस करो दैट तुम्हारी आइडियोलॉजी, तुम्हारी फिलॉसफी बेस्ट है और वो ही वैलिड है। अब जब हम बात कर रहे हैं डिबेट्स एंड डिस्कशंस की, तो ये डिबेट्स होती कहाँ पे थी? पहला, कुटागरशाला। ये बेसिकली एक हट होती थी विद अ पॉइंटेड रूफ। अपार्ट फ्रॉम दिस, इन ग्रूव्स वेयर ट्रैवलिंग मेंडिकेंट्स हॉल्टेड। तो यहाँ पे डिबेट्स कंडक्ट करी जाती थी। तो जो मैंने बताया, इट्स रिटन है दैट इफ अ फिलोसोफर सक्सीडेड इन कन्विंसिंग वन ऑफ हिज राइवल्स, the followers of the rival, that is the followers of the latter, also becomes his disciples. So support for any particular sect could grow and shrink over time. समझ में आया? अब देखो यहाँ पे हम कॉन्ट्रडिक्शन देखने वाले हैं, दैट इज महावीरा बुद्धा के बीच में और जो वेदास, जो ब्राह्मणिकल पॉइंट ऑफ व्यू है उसके बीच में। फर्स्ट ऑफ ऑल, महावीरा एंड बुद्धा they questioned the authority of the Vedas. होता क्या था दैट जो वेदास या फिर जो ब्राह्मणिकल पॉइंट ऑफ व्यू था वो बर्थ पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करते थे, दैट एक इंडिविजुअल का जो स्टेटस है वो बाय बर्थ डिफाइन होता है। बट जो महावीरा एंड बुद्धा है वो एम्फेसाइज करते थे इंडिविजुअल एजेंसी पे। दे यूज्ड टू सजेस्ट दैट men and women could strive to attain liberation from the trials and tribulations of the worldly existence. But this was in marked contrast to the Brahminical position, wherein an individual's existence was thought to be determined by his or her birth in a specific caste or gender. ठीक है, सो बाय बर्थ यहाँ पे स्टेटस डिस्क्राइब या फिर डिफाइन हो रहा है। समझ में आया? लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम आते हैं जैनिज्म पे। Principles of Jainism, very important question. Let's study this. अब देखो, the basic philosophy जो थी ना जैनिज्म की, वो existence में थी before the birth of महावीरा। ठीक है, कहाँ पे existence में थी? एक particular place थी, that is North India में ही it was in existence. अब जो महावीरा है basically he was known as वर्धमान। ठीक है, so उनके बर्थ पे उन्हें क्या नाम दिया गया था? वर्धमान, एंड आफ्टर दैट ही केम टू बी नोन एज महावीरा। बट ही इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस टीचर और मोस्ट फेमस डिसाइपल ऑफ जैनिज्म। बट इनसे पहले भी देयर वर 23 टीचर्स और तीर्थांकराज जो इन्हें सक्सीड कर चुके थे। अब तीर्थांकराज कौन होते हैं? दे आर बेसिकली टीचर्स जो कि मैन एंड वुमेन को गाइड करते हैं टू क्रॉस द रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस, टू अटेन लिबरेशन, टू अटेन एनलाइटनमेंट। समझ में आया? सो तीर्थांकराज बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। नाउ लेट्स सी व्हाट वर द प्रिंसिपल्स, व्हाट वर द फिलॉसफी ऑफ जैनिज्म। सबसे पहले पॉइंट हम लिखेंगे दैट एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड। मतलब
जो रॉक्स है, स्टोन्स है, वाटर है, उनमें भी लाइफ है, वो नॉन लिविंग नहीं है. सेकेंड पॉइंट, नॉन इंजरी टू लिविंग बींग्स स्पेशली टू ह्यूमंस, एनिमल, प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स. और ये जो आइडियोलॉजी है इट इज सेंट्रल टू द जैना फिलॉसफी. थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे अहिंसा के बारे में, दैट इज नॉन वायलेंस. फोर्थ पॉइंट विल बी अबाउट दैट साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ इज शेप्ड थ्रू कर्मा. ठीक है, मतलब आपके जो कर्म होंगे उसके अकॉर्डिंग ये जो साइकिल है बर्थ और रीबर्थ की, इट विल बी डिटरमाइंड. नेक्स्ट वी विल राइट आस्केटिसिज्म एंड पेनेंस, दे आर रिक्वायर्ड टू फ्री वन सेल्फ फ्रॉम दिस साइकिल ऑफ कर्मा. और ये कब हो सकता है, जब हम जो वर्ल्ड है उसे रिनाउंस कर देंगे. इसीलिए यहाँ पे बोला गया है दैट मोनास्टिक एग्जिस्टेंस इट इज नेसेसरी कंडीशन ऑफ सैल्वेशन. समझ में आया? सो अगर आपको लिबरेशन अटेन करना है, एनलाइटनमेंट अटेन करना है, देन यू हैव टू रिनाउंस द वर्ल्ड. लास्ट पॉइंट आएगा दैट जो जैन मॉन्क्स एंड नन्स थे, दे यूजुअली टुक 5 vows. पहला, दे विल एब्स्टेन फ्रॉम किलिंग, स्टीलिंग एंड लाइंग. ये हमारे 3 vows होते हैं. एंड जो लास्ट 2 हैं वो आएंगे टू ऑब्जर्व सेलिबेसी एंड टू एब्स्टेन फ्रॉम पजेसिंग प्रॉपर्टी. समझ में आया? सो ये हमारे हो गए सारे प्रिंसिपल्स ऑफ जैना फिलॉसफी. समझ में आया? नाउ आगे देखते हैं द स्प्रेड ऑफ जैनिज्म. जो जैनिज्म था वो ग्रेजुअली स्प्रेड होने लगा टू मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया. अब जैसे कि जो बुद्धिस्ट थे उन्होंने काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में अपनी लिटरेचर प्रोड्यूस करी थी. सिमिलरली जैन स्कॉलर्स ने भी यही किया. उन्होंने प्राकृत, संस्कृत एंड तमिल लैंग्वेज में अपनी लिटरेचर को प्रोड्यूस करा. ठीक है. एंड सम ऑफ द अर्लीस्ट स्टोन स्कल्पचर्स जो कि रिलीजियस ट्रेडिशन से एसोसिएटेड थे, दे वर प्रोड्यूस्ड बाय द डिवोटीज ऑफ जैना तीर्थंकरास. ठीक है. सो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, बट मेन इंफॉर्मेशन हमारी जैनिज्म के बारे में इस पैरा में आती है. बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन आपको याद होनी चाहिए. आई होप इट इज़ क्लियर, बट स्टिल अगर कोई भी डाउट होता है देन यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन. आई विल डेफिनेटली रिप्लाई. अब आगे बढ़ते हैं. यहाँ से स्टार्ट होता है बुद्धिज़्म के बारे में. ठीक है. सो जैनिज्म का छोटा सा ही पार्ट था, बट ये जो बुद्धिज़्म का पार्ट है ये काफ़ी बड़ा और काफ़ी इम्पोर्टेंट है. सबसे पहले देखते हैं कि मोस्ट इन्फ्लुएंशियल टीचर ऑफ द टाइम कौन थे? बुद्धा. एंड कौन कौन सी जगह ये जो बुद्धिज़्म है इसके आइडियाज़ स्प्रेड हो रहे थे. सो ओवर द सेंचुरीज हिज मैसेज स्प्रेड अक्रॉस द सबकॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड. कहाँ स्प्रेड हो रहे थे? थ्रू सेंट्रल एशिया टू चाइना, कोरिया एंड जापान, श्रीलंका से अक्रॉस द सीज टू म्यांमार, थाईलैंड एंड इंडोनेशिया. तो ओवरसीज इसके आइडियाज़, बुद्धा के आइडिया, बुद्धिज़्म के आइडियाज़ स्प्रेड हो रहे थे. आगे देखते हैं. हाउ डू वी नो अबाउट बुद्धा's टीचिंग्स? These have been reconstructed by carefully editing, translating and analyzing the Buddhist text mentioned earlier. तो इससे पहले एक सोर्स दिया गया है. ठीक है, ये वाला. ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है. डोंट लीव इट इवन फॉर CBSE. तो देखो, द बुद्धा taught orally through discussions and debates. मैन एंड वुमेन ये जो डिस्कशन थे, जो डिस्कोर्सेस थे, इनको अटेंड करा करते थे. नन ऑफ द बुद्धाज स्पीचेस वर रिटर्न डाउन ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, बट उनकी डेथ के बाद उनके जो डिसाइपल्स थे उन्होंने उनकी टीचिंग्स को कंपाइल किया. कहाँ पे कंपाइल किया? इन वैशाली. दैट इज़ वैशाली, जो कि अभी प्रेजेंट डे बिहार में सिचुएटेड है. और ये जो कंपाइलेशंस थे इन्हें बोला गया तिपिताका. ठीक है. तो उनकी टीचिंग्स को कहाँ पे, किस में कंपाइल करा गया था? तिपिताका में. अब इसमें 3 पार्ट आते हैं, दैट इज विनया पिताका, सूत पिताका एंड अभिधम्मा पिताका. तो जो विनय पिताका है उसमें क्या लिखा गया है? उसमें है रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो कि ये जो संघ है, ये जो मोनास्टिक ऑर्डर है, इसे ज्वाइन करते हैं. यहाँ पे क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशंस.
देन सूत पिताका में उनकी टीचिंग्स के बारे में, किसकी टीचिंग्स, बुद्धा की टीचिंग्स के बारे में गिवन है। एंड अभिधम्मा पिताका में philosophical matters are written. So अभिधम्मा पिताका dealt with philosophical matters. ये 3 बहुत important है, don't leave it. ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे रखी है अबाउट श्रीलंका। ठीक है, एज बुद्धिज्म ट्रेवल टू न्यू रीजन सच एज श्रीलंका, काफ़ी सारे अलग अलग टेक्स्ट जिसमें आते हैं दीपावस्मा एंड महावस्मा, ये सभी कंपाइल होने लगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, जब बुद्धिज्म ईस्ट एशिया में स्प्रेड हो रहा था तो फाजियान एंड ज़ुआनज़ांग दे ट्रैवल्ड टू इंडिया इन सर्च ऑफ टेक्स्ट। सो ये 2 बहुत इम्पॉर्टेंट पिलग्रिम्स हैं जो कि इंडिया में ट्रैवल करने के लिए आए थे। इंडिया में ट्रैवल किया था इन्होंने बुद्धिस्ट टेक्स्ट के सर्च में। समझ में आया? नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर टॉपिक, दैट इज बुद्धिज्म। अब देखो, historians have also tried to reconstruct details of his life. उनकी लाइफ, उनकी जीवन के बारे में कहाँ से पता लगता है? हेजियोग्राफीज। हेजियोग्राफीज क्या होती हैं? जो सेंट और रिलीजियस लीडर्स होती हैं उनकी बायोग्राफीज को हेजियोग्राफीज कहा जाता है। वेरी सिंपल, यहाँ पे गिवन है, यू कैन रीड इट आउट। अब देखो, यहाँ पे हम पढ़ते हैं बुद्धा की लाइफ के बारे में। अब बुद्धा को क्या नाम दिया गया था एट बर्थ? So he was named as Siddhartha, and he was son of the chief of a Sakya clan. He had a sheltered upbringing, that is, he was away from the harsh realities of the world. But एक दिन क्या हुआ? He persuaded his charioteer to take him into the city. Now जब वो सिटी में बाहर निकले तब उन्होंने देखा that how harsh the world is. His first journey into the world outside, it was traumatic. He was deeply anguished because उन्होंने क्या देखा? He saw an old man, a sick man and a corpse. और ये देखने के बाद he realized that ये जो decay and destruction of human body है, it is inevitable. ठीक है, ये कोई रोक नहीं सकता, ये inevitable है। He saw a homeless mendicant who, it seemed to him, had come to terms with old age, disease, death and found peace. So Siddhartha decided that he will also follow the same path, and then he left the palace and set out in search of his own truth. अब यहाँ पे देखो, सिद्धार्था explored several paths, जिसमें सबसे important था bodily mortification which led him to a situation of near death. But उसके बाद ये जो harsh methods थे इन्हें उन्होंने abandon किया, एंड देन उन्होंने कुछ दिनों के लिए मेडिटेशन किया और फाइनली एनलाइटनमेंट अटेन किया, और उसके बाद से उन्हें बोला जाने लगा बुद्धा और द एनलाइटेंड वन। और अपने पूरी ज़िंदगी में उसके बाद उन्होंने क्या करा? ही टॉट धम्मा और द पाथ ऑफ राइटियस लिविंग। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो आई होप ये पूरा पैरा जो है वो क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। जैसे हमने अभी जो जैनिज्म है उसकी फिलॉसफी पढ़ी, सिमिलरली यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है अबाउट द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा। अब जैसा हमने अभी वो सोर्स में देखा कि कौन से पिताका में टीचिंग्स गिवन है, सूत पिताका में गिवन है। बहुत इम्पॉर्टेंट 1 मार्क का क्वेश्चन है, MCQ में पूछा जाता है। अब आते हैं हम टीचिंग्स पे। सबसे पहली बात, द वर्ल्ड इज ट्रांसिएंट, दैट इज अनिका, ये पहली टीचिंग है। सेकेंड है दैट द वर्ल्ड इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, इट इज ऑल्सो सोलेस, अनाटा, एंड देयर इज नथिंग परमानेंट और इटर्नल इन इट। तो सबसे पहले बात, जो वर्ल्ड है वो ट्रांसिएंट है, वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे दैट इट इज सोलेस, दैट इज अनाटा, और कुछ भी इटर्नल या परमानेंट नहीं है। ठीक है, हाँ, सारी चीज़ें टेम्पररी हैं इस वर्ल्ड में। आफ्टर दैट हमें लिखना है दैट विद इन दिस ट्रांजिएंट वर्ल्ड sorrow, that is dukkha, it is intrinsic to human existence, but it is by following the path of moderation between severe penance and self-indulgence that human beings can rise above these worldly
ट्रबल्स। तो अगर ये जो ट्रबल्स है इनको आपको कॉन्क्वर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू मेंटेन मॉडरेशन बिटवीन सीवियर पेनेंस एंड सेल्फ इंडल्जेंस। एंड यहाँ तक तो हमारी टीचिंग्स हो जाती हैं। उसके बाद इन द अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ बुद्धिज़्म वेदर और नॉट गॉड एग्जिस्टेड, ये इररेलेवेंट है, इस पर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन नहीं होता था। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, द बुद्धा रिगार्डेड द सोशल वर्ल्ड एज द क्रिएशन ऑफ ह्यूमंस rather than डिवाइन ओरिजिन। बुद्धा ये नहीं कहा करते थे कि ये जो सोशल वर्ल्ड है ये डिवाइन ओरिजिन है, ठीक है, बट वो ये बोलते थे दैट जो हम ह्यूमंस हैं हमने ये ऐसा वर्ल्ड क्रिएट करा है। वो जो किंग्स और गहापतीज होते थे उनको एडवाइस करते थे दैट यू शुड बी ह्यूमेन एंड एथिकल, यू शुड बी काइंड टुवर्ड्स द पीपल। individual effort was expected to transform social relations। so basically social world जो है he considered कि ये humans ने बनाया है, ये जो इतना ज़्यादा harsh world बन गया है it is the creation of human beings। अब देखो, the Buddha emphasized individual agency and righteous action as the means to escape from the cycle of रीबर्थ, दैट जिसे हम पुनर्जन्म बोलते हैं। अगर आपको इससे छुट्टी पानी है, इससे छुटकारा पाना है, देन व्हाट इज इम्पोर्टेंट, इंडिविजुअल एजेंसी एंड राइटियस एक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्वेश्चन में भी इम्पॉर्टेंट है और एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एंड अटेन सेल्फ रियलाइजेशन एंड निबान। तो सेल्फ रियलाइजेशन, एनलाइटनमेंट, इसे क्या कहा गया है, निबान। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इस टॉपिक का, दैट इज निबान। निबान मतलब क्या होता है, एक्सटिंग्विशिंग द ईगो एंड डिजायर एंड दस एंड द साइकिल ऑफ सफरिंग फॉर दोज हु रिनाउंस द वर्ल्ड। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नाउ अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, जो बुद्धा के लास्ट वर्ड्स थे वो क्या थे, बी लैम्प्स अनटू योरसेल्फ as all of you must work out your own liberation, that you have to work out your own liberation, so you are dependent on yourself। वो ये emphasize नहीं करते थे that कोई और आपकी हेल्प करेगा, कोई एक सुप्रीम पर्सनैलिटी है जो आपको लिबरेशन में हेल्प करेगा। नो, you have to work out your own liberation। अब देखते हैं जो बुद्धा थे उनके फॉलोअर्स कौन कौन से सेक्ट से बिलोंग करते थे, ठीक है, किस तरह से उनकी जो ये फॉलोअर्स हैं वो किस तरह से एक्सपांड हुए। लेट्स मूव फॉरवर्ड। Soon there grew a body of disciples of the Buddha and he founded a sangha। ठीक है, तो संघ कहा जाता था। संघ क्या था, it was an organization of monks who too became teachers of धम्मा। और ये जो monks थे ये भी क्या बने, धम्मा। धम्मा क्या है, it is the path of righteous living, इसके टीचर्स बने। These monks lived simply, इनकी लाइफ कैसी थी, so they had a simple life possessing only the essential requisites for survival, for example a bowl to receive food once a day in the laity, as they lived on alms, उन्हें कहा जाता था भिक्खुस। ठीक है, so जो उन्हें दिया जाता था वो उस पे सर्वाइव करते थे, तो उन्हें क्या कहा जाता था, भिक्खुस के नाम से उन्हें बुलाया जाता था। अब इनिशियली क्या था, सिर्फ मैन अलाउ थे संघ में, ठीक है, वुमेन वर नॉट अलाउड। बट आनंदा, शी वॉज वन ऑफ द बुद्धाज डियरेस्ट डिसाइपल, उन्होंने परसुएट किया दैट संघ में वुमेन को भी अलाउ किया जाए। एंड जो बुद्धा की फॉस्टर मदर थी महाप्रजापति गौतमी, शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बी ordained एज भिक्खुनी। तो वो पहली वुमेन थी टू एंटर इनटू द संघ। Many women who entered into the Sangh became teachers of Dhamma and went on to become Theris, that is respected women who had attained liberation। तो respected women जिन्होंने liberation attain कर लिया है उन्हें क्या कहा जाता था, Theris। समझ में आया, तो पहले सिर्फ men allowed थी, उसके बाद with the efforts of Ananda women were also allowed to enter into this Sangh। आगे बढ़ते हैं, कौन से सोशल बैकग्राउंड्स थे, कौन से सोशल ग्रुप्स थे जहाँ से बुद्धा के फॉलोअर्स बिलोंग करते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल दे इंक्लूडेड किंग्स, वेल्दी मैन एंड गहापतीज।
अपार्ट फ्रॉम दिस जो हमला फोक्स थे, फॉर एग्जाम्पल वर्कर्स, स्लेव्स एंड क्राफ्ट्स पीपल, ये भी बुद्धा के फॉलोअर्स थे. वंस विद इन द संघ, अगर आप एक बार संघ में एंटर हो जाते हैं, देन जो आपकी पुरानी आइडेंटिटी है, चाहे वो एक किंग की हो या फिर चाहे वो एक स्लेव की हो, आपको वो जो चीज़ें हैं वो आपको बिल्कुल भूलनी है. एंड यू ऑल आर इक्वल व्हेन यू एंटर द संघ. समझ में आया? सो यू हैव टू शेड योर अर्लियर सोशल आइडेंटिटीज ऑन बिकमिंग भिक्खुस एंड भिक्खुनीज. अब अगर हम इंटरनल फंक्शनिंग की बात करते हैं, सो इट वॉज बेस्ड ऑन द ट्रेडिशंस ऑफ गानाज एंड संघास, जो हमने अपने लास्ट चैप्टर में देखा था. गानाज एंड संघास कहाँ देखा था? महाजनपदास वाले पार्ट में. वेयर कंसेंसस वॉज अराइव्ड एट थ्रू डिस्कशन. तो बेसिकली अगर कोई एक डिसीजन लेना है तो उसके लिए डिस्कशन होता था, बट अगर वो डिस्कशन फेल हो जाता है, कोई भी एक रीजनेबल डिसीजन बाहर नहीं आता है, देन देयर विल बी वोट ऑन द पर्टिकुलर सब्जेक्ट. समझ में आया? आगे देखते हैं. बुद्धिज्म ग्रू रैपिडली बोथ ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बुद्धा एंड हिज डेथ. यहीं से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दैट बुद्धिज्म रैपिडली ग्रू क्यों हो रहा था, या फिर बुद्धिज्म की ग्रोथ कौन सी प्रिंसिपल्स की वजह से हुई. सबसे पहली बात, people they were very dissatisfied with existing religious practices and confused by rapid social changes taking place around them. तो जो वो ऑलरेडी रिलीजियस प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे थे, दे वर वेरी कन्फ्यूजिंग, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थे बिकॉज काफ़ी सारे सोशल चेंजेस हो रहे थे. ये पहला पॉइंट आता है. सेकेंड पॉइंट, दैट द इम्पोर्टेंस अटैच टू द कंडक्ट एंड वैल्यूज रादर दैन क्लेम्स ऑफ सुपीरियोरिटी बेस्ड ऑन बर्थ. कि यहाँ पे ये जो एम्फेसाइज प्लेस करा जाता था कि भैया बर्थ के अकॉर्डिंग हम कुछ भी डिसाइड नहीं करेंगे, यू विल बी जज्ड अकॉर्डिंग टू योर कंडक्ट एंड वैल्यू. ये वाला जो प्रिंसिपल था ये लोगों को बहुत अट्रैक्ट कर रहा था. देन द एम्फेसाइज प्लेस्ड ऑन मेटा, दैट इज फेलो फीलिंग, करुणा, कंपैशन, काइंडनेस, स्पेशली फॉर दोज हु वर यंगर एंड वीकर देन वन सेल्फ. They were the ideas that drew men and women to Buddhist teachings. तो ये तीन ऐसे आइडियाज़ हैं जिनकी वजह से बुद्धिज़्म काफ़ी ज़्यादा रैपिडली ग्रो करा. ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब आते हैं स्तूपास पे. बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का. यहाँ पे जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट टर्म है वो है चैत्याज. अब देखो, फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स people tended to regard certain places as sacred बोलते हैं. ठीक है, वो पवित्र place है. These included sites with special trees or unique rocks or sites of awe-inspiring natural beauty. ये जो sites थी with small shrines attached to them. अब ऐसी shrine जिसे लोग काफ़ी ज़्यादा pure मानते हैं, sacred मानते हैं. There is a shrine, small shrine attached to that. So उन्हें बोला जाता था चैत्या. So Chaitya may have been derived from the word Chitta, meaning a funeral pyre, and by extension of funerary mound. तो जिसे हम स्तूपास बोलते हैं, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है स्तूपा का. सो दिस इज काइंड ऑफ अ माउंड. और आगे हम पढ़ेंगे दैट ये फ्यूनररी माउंड का मतलब क्या है. ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब देखो, अगर हम बुद्धा की लाइफ की बात करते हैं दैट कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट प्लेसेस एसोसिएटेड हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मैप वर्क में पूछी जाती ही जाती हैं. ही वॉज बॉर्न, कहाँ वो बॉर्न हुए? इन लुम्बिनी, ये नेपाल में है. वेयर ही अटेंड एनलाइटनमेंट? एट बोध गया, बिहार में है. वेयर ही गेव हिज फर्स्ट सरमन, कहाँ पे इन्होंने फर्स्ट सरमन दिया था अपना? एट सरनाथ. एंड वेयर ही अटेन निबान? कुशीनगर. समझ में आया? ये जो 4 प्लेसेस हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. डू राइट इट इन योर बुक एंड बिल्कुल भी भूलना नहीं है इन प्लेसेस को. अब देखो, स्तूपास के बारे में बात कर रहे हैं. स्तूपास बनाए क्यों जाते थे? वाई वर स्तूपास बिल्ट? देयर वर अदर प्लेसेस टू दैट वाज रिगार्डेड एज सेक्रेड. This was because the relics of Buddha, such as his bodily remains
और ऑब्जेक्ट्स यूज्ड बाय हिम दे वर बरीड देयर। तो बेसिकली जो भी बुद्धा जो थे उनकी डेथ के बाद उनके जो भी ऑब्जेक्ट्स थे या उनके जो बॉडीली रिमेन्स थे उनको वहाँ पे बरी करा जाता था और उसके ऊपर एक माउंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनाया जाता था जिसे वो स्तूपा कहते थे। अब इसी प्लेस को सेक्रेड बोला जाता था और ये एक रिलीजियस प्लेस की तरह फेमस हुए। These mounds were known as स्तूपाज। अब देखो यहाँ पे अशोका का बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्ट्रीब्यूशन आता है। Since they contained relics, they were regarded as sacred. The entire stupa came to be venerated as an emblem of both Buddha and Buddhism. According to a Buddhist text known as Ashokavadana, अशोका ने क्या करा था, ही डिस्ट्रीब्यूटेड पोर्शंस ऑफ बुद्धाज रेलिक्स टू एवरी इंपॉर्टेंट टाउन एंड ऑर्डर्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपाज ओवर देम। तो अशोका ने क्या करा, उनके जो भी बॉडीली रिमेन्स थे या रेलिक्स थे बुद्धा के, उन्हें अलग अलग टाउन्स में पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एंड उन्होंने ये ऑर्डर किया दैट स्तूपाज शुड बी बिल्ट ओवर देम। By the 2nd century BCE, a number of stupas, including those at Barhut, Sachi and Sarnath, had been built. 3 बहुत important stupas, Barhut, Sachi and Sarnath. यहाँ हमने देख लिया स्तूपास बनाए क्यों जाते थे। आई होप इट इज़ क्लियर। अब देखते हैं स्तूपास बनाए कैसे जाते थे। तो अगर हम इंस्क्रिप्शंस अच्छे से स्टडी करें, कहाँ मिलते हैं ये इंस्क्रिप्शंस, रेलिंग्स या पिलर्स ऑफ द स्तूपास, दे रिकॉर्ड डोनेशंस विच वर मेड फॉर बिल्डिंग एंड डेकोरेटिंग द स्तूपास। तो क्या होता था, अलग अलग लोगों से यहाँ पे डोनेशंस आते थे। सो सम डोनेशंस वर मेड बाय किंग्स, फॉर एग्जाम्पल सतवाहनास, अदर्स वर मेड बाय गिल्ड्स। फॉर एग्जाम्पल जो आइवरी वर्कर्स का एक गिल्ड था, दे फाइनेंस्ड part of one of the gateways at Sachi. Then hundreds of donations were made by men and women who mentioned their names, sometimes adding the name of the place, their occupation, name of their relatives. ठीक है, सो अलग अलग जो तरह के लोग हैं ये डोनेशंस दिया करते थे फॉर द स्तूपा कंस्ट्रक्शन। भिक्खूज एंड भिक्खुनीज भी कंट्रीब्यूट करते थे टुवर्ड्स बिल्डिंग दीज मॉन्यूमेंट्स। तो किस तरह से बनते थे, थ्रू विद द हेल्प ऑफ डोनेशंस। समझ में आया। द स्ट्रक्चर ऑफ द स्तूपा, ठीक है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था दैट सांची स्तूपा जो हमने देखा, स्ट्रक्चर स्तूपा का कैसा होता है। तो देखो, द स्तूपा ओरिजिनेटेड एज अ सिंपल सेमी सर्कुलर माउंड ऑफ वॉट, सो सेमी सर्कुलर माउंड ऑफ अर्थ, जिसे बाद में अंडा बोला गया। सो संस्कृत वर्ड है स्तूपा जिसका मतलब होता है हीप। सबसे पहली बात, अंडा इसे बोला गया। ग्रेजुअली इट इवॉल्व्ड इनटू अ मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बैलेंसिंग राउंड एंड स्क्वायर शेप्स। अब क्या होता था, अबव दिस अंडा देयर वाज अ हर्मिका। दिस वाज अ बालकनी लाइक स्ट्रक्चर और ये रिप्रेजेंट करता था अबोर्ड ऑफ गॉड्स। ठीक है, सो इसके ऊपर हर्मिका होता था, दैट इज अ बालकनी लाइक स्ट्रक्चर। और हर्मिका के ऊपर देयर वाज अ मास्ट दैट वाज कॉल्ड यष्टि एंड दिस वाज सरमाउंटेड बाय अ छतरी और अम्ब्रेला। अराउंड द माउंड, अगर पूरा जो माउंड है इसके आसपास देयर वाज अ रेलिंग जो कि ये जो सेक्रेड प्लेस है इसे सेपरेट करती थी फ्रॉम द सेक्युलर वर्ल्ड। ठीक है, तो पूरा स्ट्रक्चर समझ में आया। यहाँ पे हम देख सकते हैं दैट ये हमारा स्तूपा है, देन जिसे हम अंडा बोलते हैं। ठीक है, उसके ऊपर बालकनी लाइक स्ट्रक्चर है हर्मिका दैट इज कंसिडर्ड एज द अबोर्ड ऑफ गॉड्स। उसके ऊपर एक यष्टि है, ठीक है, मास्ट जिसे यष्टि कहते हैं, और इट वॉज सरमाउंटेड बाय अ छतरी और अम्ब्रेला। फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं देयर इज अ रेलिंग जो कि सेपरेट करती है फ्रॉम द सेक्युलर वर्ल्ड। अब देखो, the early stupas at Sachi and Bharut, they were plain except for the stone railing। तो अगर सांची और भरूच की बात करते हैं, यहाँ के जो स्तूपा थे they were plain, कुछ भी कार्विंग्स वगैरह यहाँ पे नहीं थी।
which resembled a bamboo or wooden fence, and the gateways which were richly carved and installed at the 4 cardinal points. So except for stone railings, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ भी डेकोरेशन या फिर बहुत ज़्यादा ग्रैंड कुछ भी नहीं होता था. अब यहाँ पे देखो जो गेटवेज थे, दे वर इंस्टॉल्ड एट 4 कार्डिनल पॉइंट्स. तो 4 दिशाओं में जो गेटवेज थे दे वर इंस्टॉल्ड. जो वर्शिपर्स थे वो कहाँ से एंटर होते थे? दे एंटर्ड थ्रू ईस्टर्न गेटवे एंड वॉक्ड अराउंड द माउंड. कौन सी डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो मूव करते थे. कीपिंग द माउंट ऑन द राइट, इमिटेटिंग द सन्स कोर्स थ्रू द स्काई. और जो माउंट था वो राइट में रहता था. Later, the mound of the stupas, it came to be elaborately carved with niches and sculptures as at Amravati, शाहजी की डेरी इन पेशावर. समझ में आया? तो सांची भरहुत में हमने देखा प्लेन स्तूपास थे. उसके बाद जो अमरावती और शाहजी की डेरी जो कि पेशावर में है, वहाँ पे जो स्तूपास बनाए गए वो काफ़ी ज़्यादा डेकोरेटेड थे और कार्व्ड थे. आगे देखते हैं. अब देखो यहाँ पे ये स्तूपास वाला पार्ट कंप्लीट होता है. ठीक है. अगर स्तूपास के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है 8 मार्क्स में, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें देनी है. और जैसा मैंने अपनी आंसर राइटिंग की वीडियो में बताया दैट पहले हेडिंग लिखनी है, देन वी हैव टू गिव द पॉइंट्स, अगेन हेडिंग देन पॉइंट्स. तो वही फॉर्मेट फॉलो करते हुए आंसर अपना बनाना. ठीक है. Now our next topic is discovering stupas, the fate of Amravati and Sanchi. अब देखो हमने इससे पहले सांची स्तूपा के बारे में पढ़ लिया. ठीक है. किस तरह से उसे प्रिजर्व किया गया था. बट जहाँ हमने देखा कि जो सांची की ग्लोरी थी इट वॉज मेंटेन्ड, वहीं जो स्तूपा एट अमरावती था इट वॉज डेन्यूडेड ऑफ इट्स ग्लोरी. क्यों हुआ ऐसा? कैसे हुआ? क्यों सांची प्रिजर्व किया गया वाइल अमरावती वॉज नॉट प्रिजर्व्ड? इसका रीज़न हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं. तो देखो सबसे पहले हम इसमें इवेंट्स वाइज चलेंगे. सो पहला इवेंट है 1796 में. 1796 में क्या हुआ? देयर वॉज अ लोकल राजा. सो ही वॉन्टेड टू बिल्ड अ टेम्पल एंड ही स्टम्बल्ड अपॉन द रुइंस एट अमरावती. और जो भी माउंट था वहाँ पे जो हीप था, उन्होंने सोचा दैट देयर इज़ अ ट्रेजर जो कि यहाँ पे बरीड है. ठीक है. तो उन्होंने क्या करा? बेसिकली जो स्टोन्स थे उनको यूज़ करा. आफ्टर दैट ब्रिटिश ऑफिशियल नेम्ड कॉलिन मैकेंजी, ही विजिटेड द साइट. और उन्होंने जो वहाँ पे जो भी साइट थी उसकी एक डिटेल ड्राइंग बनाई. बट उनके जो रिपोर्ट्स थे दे वर नेवर पब्लिश्ड. सेकेंड इवेंट जो हमारा आएगा वो होगा अबाउट द वॉल्टर इलियट. तो 1854 में वॉल्टर इलियट, ही वॉज द कमिश्नर ऑफ गुंटूर आंध्र प्रदेश, एंड वो अमरावती आए एंड देन ही टुक अवे सम स्कल्पचर पैनल्स टू मद्रास. ठीक है. वो जो स्कल्पचर पैनल्स थे अपने साथ मद्रास लेके चले गए. अब वहाँ पे ये जो मार्बल्स थे इनको नाम दिया गया इलियट मार्बल्स. समझ में आया? उसके बाद क्या हुआ? दैट ही डिस्कवर्ड द रिमेन्स ऑफ द वेस्टर्न गेटवे. और उन्होंने ये कंक्लूड करा दैट ये जो अमरावती में जो स्कल्पचर्स हैं, अमरावती का जो स्ट्रक्चर है, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर ऑफ बुद्धिस्ट ट्रेडिशन. आफ्टर दैट 1850s में क्या होने लगा? सम ऑफ द स्लैब्स फ्रॉम अमरावती दे वर टेकन टू अदर प्लेसेस. कौन कौन सी प्लेसेस थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एट कैलकटा, इंडियन ऑफिस इन मद्रास एंड सम इवन टू लंदन. मतलब अब क्या हो रहा था दैट जो हमारे इंडिया की जो ये अमरावती की जो भी ग्लोरी थी, इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स थे, स्कल्पचर्स थे, दे वो टेकन टू अदर प्लेसेस. वहीं पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी का नाम आता है H.H. कोल. इन्होंने बोला दैट ये जो पॉलिसी है कि जो ओरिजिनल जगह से उसकी जो स्कल्पचर्स हैं, उसकी जो आर्ट है वो ले जाए जा रही हैं दूसरी जगह, ये काफ़ी ज़्यादा गलत पॉलिसी है. एंड उन्होंने सजेस्ट करा दैट प्लास्टर कास्ट कॉपीज़ होनी चाहिए एंड जो ओरिजिनल है दे शुड रिमेन एट द साइट.
बट उनका ये जो स्टेटमेंट थी, उनका ये जो व्यू था, इट वॉज नेवर हर्ड एंड इट वॉज इग्नोर्ड। यहीं पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दैट व्हाई डिड सांची सर्वाइव व्हाइल अमरावती डिड नॉट। अब अगर ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा तो हमें सिर्फ ये जो पैरा दे रखा है, सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन नहीं लिखनी है, बट जो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में जो पढ़ा है वो भी यहाँ पे ऐड करना होगा। तो सबसे पहले आर्ग्यूमेंट ये दी जाती है कि अमरावती जो था वो काफ़ी पहले डिस्कवर हो गया था एंड उस टाइम पे स्कॉलर्स जो थे उन्होंने वैल्यू जो थी फाइंड्स की, स्कल्पचर्स की, आर्ट की, वो रियलाइज नहीं करी थी। ठीक है, आफ्टर दैट यहाँ बताया जाता है दैट सांची वॉज डिस्कवर्ड इन 1818, और जब ये डिस्कवर हुआ उस टाइम पे 3 ऑफ इट्स गेटवेज दे वर स्टिल स्टैंडिंग, और जो 4th गेटवे था इट वॉज इन अ गुड कंडीशन, बट वो वहीं पे गिरा हुआ था, बट इट वॉज ऑन द साइट, और जो माउंट था वो भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में मिला था। Even so, it was suggested that the gateway be taken to either Paris or London. A number of factors helped to keep Sanchi as it was and so it stands. कौन से factors थे हम already पढ़ चुके हैं, but Mahachaitya at Amaravati is now just an insignificant little mount totally denuded of its former glory, because उस टाइम पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था दैट हमारी जो ओरिजिनल आर्ट है हमें उसे प्रिजर्व करना चाहिए। समझ में आया? बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, H.H. कोल बहुत इम्पॉर्टेंट नाम है, यू हैव टू रिमेंबर इट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड अबाउट स्कल्पचर। नाउ वी विल स्टडी अबाउट स्कल्पचर्स। अब देखो, हमने देखा दैट जो स्कल्पचर्स थे दे वर रिमूव्ड फ्रॉम स्तूपास एंड ट्रांसपोर्टेड टू यूरोप। दिस हैपेंड बिकॉज दोज हु सॉ देम कंसिडर्ड देम टू बी ब्यूटिफुल एंड वैल्यूएबल एंड वांटेड टू कीप देम फॉर देमसेल्व्स। तो ऐसे ही स्कल्पचर्स के बारे में अब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सबसे पहला स्कल्पचर है ये, ठीक है, दिस इज पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न गेटवे। अगर हम ये सीन देखते हैं हमें कुछ दिखता है दैट ये एक रूरल सीन डिपिक्ट कर रहा है, ठीक है, बट जिन स्कॉलर्स ने इस स्कल्पचर को अच्छे से स्टडी किया है वो ये बताते हैं दैट दिस इज अ सीन फ्रॉम वेसंतारा जताका एंड दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ जेनरस प्रिंस। तो बेसिकली ये एक स्टोरी डिपिक्ट करता है फ्रॉम वेसंतारा जताका। क्या स्टोरी है? तो एक जेनरस प्रिंस था, उसके पास जितनी भी वेल्थ थी उसने वो एक ब्राह्मणा को दी, एंड आफ्टर दैट वो अपनी वाइफ और चिल्ड्रन के साथ एक फॉरेस्ट में जाके रहने लगा। तो ये एक स्टोरी है जो ये स्कल्पचर डिपिक्ट करता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड, सिंबल्स ऑफ वर्शिप। अब इसका जो पहला स्टेटमेंट है ये देखो, दैट आर्ट हिस्टोरियंस हैड टू एक्वायर फेमिलियरिटी विद द हेजियोग्राफीज ऑफ द बुद्धा टू अंडरस्टैंड बुद्धिस्ट स्कल्पचर। यहीं से क्वेश्चन बनता है दैट व्हाई आर्ट हिस्टोरियंस हैव टू बी फेमिलियर विद द हेजियोग्राफीज टू अंडरस्टैंड बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स। उसी का रीजन यहाँ पे देखते हैं। सो अकॉर्डिंग टू हेजियोग्राफीज, बुद्धा अटेन्ड एनलाइटनमेंट व्हाइल मेडिटेटिंग अंडर अ ट्री। तो क्या था, जो अर्ली स्कल्पटर्स थे ना वो बुद्धा को ह्यूमन फॉर्म में नहीं डिपिक्ट करते थे, वो तरह तरह के सिंबल्स के थ्रू उन्हें डिपिक्ट करते थे। फॉर एग्जाम्पल एक सिंबल है एम्प्टी सीट जो बताता है मेडिटेशन ऑफ द बुद्धा। सेकंड यहाँ पे है स्तूपा जो बताता है महापरिनिर्वाण। थर्ड स्ट्रक्चर है व्हील विच डिपिक्ट्स फर्स्ट सर्मन ऑफ बुद्धा विच वॉज डिलीवर्ड एट सरनाथ। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो भी स्कल्पचर्स हैं वी कैन नॉट अंडरस्टैंड देम लिटरली। मतलब अगर एक ट्री है वो सिंपली एक ट्री के लिए स्टैंड नहीं करता, वो एक लाइफ जो है बुद्धा की उसमें से कोई एक इवेंट सजेस्ट करता है। यहाँ पे ये जो 3 इमेज दे रखी हैं बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर इमेज क्वेश्चंस। फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो पार्ट है, दिस इज अ बोधि ट्री, ठीक है, जो क्या दिखाता है, ये दिखाता है मेडिटेशन। समझ में आया? उसके बाद हम अगर देखें तो स्तूपा हम देख सकते हैं, ठीक है, वर्शिपिंग द स्तूपा। स्तूपा क्या दिखाता है, महापरिनिर्वाण।
एंड जो लास्ट है, दिस इज द व्हील. व्हील क्या दिखाता है? सरमन दिखाता है, बट ये व्हील किसके लिए स्टैंड करता है? दिस इज द व्हील ऑफ धर्मा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आई थिंक मेरे खुद के पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था. सो ये 3 इमेजेस को अच्छे से स्टडी करके जाना है. अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट स्कल्पचर आता है अबाउट शलाभंजिका. तो शलाभंजिका क्या है? दैट अकॉर्डिंग टू अ पॉपुलर बिलीफ there was a woman whose touch caused trees to flower and bear fruit. ठीक है, सो शलाभंजिका ये एक विमेन का नाम है. अगर वो टच करती हैं एक ट्री को, देन वहाँ पे फूल और जो फ्रूट्स होते हैं वो सब ग्रो होते हैं. ठीक है, तो ये जो मोटिव है, शलाभंजिका मोटिव, ये क्या सजेस्ट करता है? ये सजेस्ट करता है कि जितने भी लोग जो हैं जिन्होंने बुद्धिज़्म की संघ को ज्वाइन किया है, वो जो ये ट्रेडिशन है वो इसे और ज़्यादा इनरिच करते हैं और ज़्यादा इन्हांस करते हैं विद देयर ओन प्री बुद्धिस्ट एंड इवन नॉन बुद्धिस्ट बिलीव्स, प्रैक्टिसेस एंड आइडियाज़. मतलब जब उन्होंने बुद्धिस्ट ट्रेडिशन को ज्वाइन किया तो वो अपने आइडियाज़, अपने बिलीव्स के साथ इसे और ज़्यादा इन्हांस करते हैं. ठीक है, इसके बाद हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे. दैट एनिमल्स के थ्रू भी काफ़ी सारी चीज़ें डिपिक्ट करी जाती थी. While the Jatakas contained several animal stories, and ये जो stories थी जो जताका में थी, they were depicted at सांची. और ये बोला जाता है that जो viewers हैं उनको attract करने के लिए they were carved, animals were carved in the sculptures. समझ में आया? अब देखो, animals were often used as symbols of human attributes. For example, जो एलिफेंट्स थे, दे डिपिक्टेड स्ट्रेंथ एंड विजडम. ठीक है, तो ह्यूमन एट्रीब्यूट्स को भी काफ़ी बार एनिमल्स डिपिक्ट करा करते थे. नाउ नेक्स्ट मोटिव हमारा आता है गजालक्ष्मी. वी कैन सी हेयर. तो अगर हम इस इमेज को देखते हैं, सो वी कैन सी देयर इज अ वुमेन. शी इज सराउंडेड बाय लोटसेस एंड एलिफेंट्स. राइट, वी कैन सी सराउंडेड बाय लोटसेस एंड एलिफेंट्स. और ये ऐसा दिखता है दैट दे आर परफॉर्मिंग एन अभिषेक और कंसिक्रेशन. ठीक है, तो जो कुछ हिस्टोरियंस हैं वो बोलते हैं दैट ये जो विमेन है, शी इज़ माया द मदर ऑफ बुद्धा. और कुछ बोलते हैं दैट ये जो है ये पॉपुलर गॉडेस है हु इज़ नोन एज गजालक्ष्मी, एंड शी इज़ द गॉडेस ऑफ गुड फॉर्च्यून हु इज़ एक्चुअली एसोसिएटेड विद एलिफेंट्स. तो यहाँ पे हमें 2 व्यूज़ देखने को मिलते हैं ये जो विमेन यहाँ डिपिक्टेड है उनसे रिलेटेड, कि या तो ये बुद्धा की मदर है या फिर ये गजालक्ष्मी जो गॉडेस है वो भी हो सकती है. नेक्स्ट मोटिव जो है हमारा स्कल्पचर है वो है सर्पेंट से रिलेटेड. बहुत इंपॉर्टेंट है. तो द सर्पेंट विच इज़ फाउंड ऑन सेवरल पिलर्स. This motif seems to be derived from popular traditions which were not always recorded in texts. तो अगर हम जेम्स फर्ग्यूसन की बात करें, so he was the person who considered सांची to be a center of tree and serpent worship. और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है दैट वो बुद्धिस्ट लिटरेचर से फैमिलियर नहीं थे, इसलिए उन्होंने जो कंक्लूजन निकाला है वो सिर्फ और सिर्फ इमेज को स्टडी करने के बाद ये कंक्लूजन दिया है. समझ में आया? अब हम आते हैं न्यू रिलीजियस ट्रेडिशंस पे. यहाँ पे हमें पता लगेगा दैट विद इन बुद्धिज़्म काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे थे. द वे बुद्धिज़्म वॉज प्रैक्टिस्ड वॉज चेंजिंग. सो बाय द 1st century CE, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है. देयर इज एविडेंस ऑफ चेंजेस इन बुद्धिस्ट आइडियाज़ एंड प्रैक्टिसेस. तो अगर हम अर्ली बुद्धिस्ट आइडियाज़ की बात करते हैं, वो ये एम्फसाइज करते हैं कि सेल्फ एफर्ट होना चाहिए इन अचीविंग निबान. दैट यू आर द वन हु विल अटेन एनलाइटनमेंट, हु विल अटेन निबान फॉर योर सेल्फ. देयर इज़ नो वन हु विल हेल्प यू इन अटेनिंग निबान और अटेनिंग एनलाइटनमेंट. राइट, बट यहाँ जो ये नया जो बुद्धिज़्म का आइडिया ग्रो हो रहा था, वहाँ पे ये आइडिया ऑफ सेवियर इमर्ज हो रहा था. वो ये बोलते थे दैट जो बुद्धा थे ही वॉज अ पर्सन जो कि सैल्वेशन इंश्योर कर सकते हैं. ये था जो नए बुद्धिज़्म के आइडियाज़ थे उनकी फिलॉसफी. दैट इट वॉज बिलीव दैट
बुद्धा वॉज द वन हु कुड एंश्योर सैल्वेशन। साइमल्टेनियसली बोधिसत्तास का जो कंसेप्ट था वो डेवलप होने लगा। बोधिसत्तास कौन थे? सो दे वर कंसिडर्ड एज डीपली पैशनेट बीइंग्स। तो वो क्या करते थे, ये जो एफर्ट्स उन्होंने लगाए हैं अपने मेरिट को अक्यूमुलेट करने के लिए, वो खुद के लिए इस मेरिट को यूज़ नहीं करते थे, वो दूसरों को हेल्प करते थे टू अटेन निब्बान एंड देयर बाय अबैंडन द वर्ल्ड एंड हेल्प अदर्स। ठीक है, तो वो दूसरों को हेल्प करने के लिए अपने मेरिट का यूज़ करा करते थे। इसके साथ साथ वर्शिप ऑफ इमेजेस ऑफ बुद्धा एंड बोधिसत्ता, इट ऑल्सो बिकेम अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस ट्रेडिशन। अब ये जो नया तरीका था ना, ये जो सोचने का अबाउट महायाना, इसको बोला जाता था ग्रेटर व्हीकल, और जो पुराना जो बिलीफ था इसको बोला जाता था लेसर व्हीकल। ठीक है, सो ये महायाना वाला कंसेप्ट यहाँ पे डेवलप हो रहा था। अब आते हैं हम हिंदुइज्म पे, द ग्रोथ ऑफ पुरानिक हिंदुइज्म। यहाँ पे बोला जाता है दैट ये जो नोशन है सेवियर का, ये इट वॉज नॉट यूनिक टू बुद्धिज्म। We find similar ideas being developed in different ways within traditions that we now consider part of Hinduism. तो जैसा मैंने बताया that दो सेक्ट हैं, वैष्णविज्म एंड शैविज्म। Vaishnavism is considered as worship of Vishnu and Shaivism is considered as the worship of Lord Shiva. समझ में आया? In which there was a growing emphasis on the worship of a chosen deity. In such worship, the bond between devotee and the god. So ये जो devotee और god की जो bond है, it was visualized as one of love and devotion और भक्ति। समझ में आया? तो यहाँ पे हिंदुइज्म में ये वाला कंसेप्ट था ऑफ भक्ति, डिवोशन एंड लव फॉर द गॉड। अब यहाँ पे हम पर्टिकुलरली बात करेंगे वैष्णविज्म की। सो इन द केस ऑफ वैष्णविज्म, कल्ट्स डेवलप्ड अराउंड वेरियस अवतार्स और इनकारनेशंस ऑफ द डेटी। जैसा हमने पढ़ा है कि विष्णु के अवतार, लॉर्ड विष्णु के अवतार जो थे, ठीक है, उन्हीं अवतार, उन्हीं कल्ट्स के इनकारनेशंस के अराउंड काफ़ी सारे कल्ट्स डेवलप हो रहे थे। सो इन टोटल 10 अवतार्स रिकॉग्नाइज करे गए हैं। अब क्या होता था दैट रिकॉग्नाइजिंग ईच ऑफ दीज लोकल डेटीज एज अ फॉर्म ऑफ विष्णु, इट वॉज वन वे ऑफ क्रिएटिंग अ मोर यूनिफाइड रिलीजियस ट्रेडिशन। तो अलग अलग जगह अलग अलग अवतार को माना जाता था, अलग अलग अवतार की पूजा करी जाती थी, ठीक है। बट अल्टीमेटली क्या था, सारे अवतार जो थे, सारे इनकारनेशंस जो थे, दे वर कनेक्टेड टू वन लॉर्ड, दैट इज लॉर्ड विष्णु। तो यहाँ से ये दिखता है दैट दिस वॉज एन अटेम्प्ट कि एक यूनिफाइड ट्रेडिशन जो है वो फॉर्म हो रहा है। Now, some of these forms were represented in sculptures as well. For example, Shiva, for instance, he was symbolized by linga, जैसे हम बोलते हैं ना शिवलिंग, that is, so शिवा को recognize करा जाता था in the form of linga. Although he was occasionally represented in human form too, all such representations depicted a complex set of ideas about the deities and their attributes through symbols. अब देखो, deities जो थे they were also represented through a number of symbols, जैसे कि head dresses, ornaments and ayudhas. Ayudhas क्या थे? Weapons or auspicious objects the deities hold in their hands. तो इस तरह के कुछ स्कल्पचर्स, इस तरह के एट्रीब्यूट्स भी दिखाए जाते थे जो कि गॉड से कनेक्टेड थे। आई होप यहाँ तक क्लियर है। Now, to understand the meanings of these sculptures, अगर इन sculptures के real meaning को समझना है तो जो historians हैं they have to be familiar with the stories behind them, ठीक है। जो story है आपको उससे familiar होना पड़ेगा। अब ये जो stories है ये कहाँ पे given है? पुराणास में। किसने कंपाइल करी है? ब्राह्मणास में। लैंग्वेज की बात करें तो संस्कृत में लिखी गई है, सिंपल संस्कृत वर्ड्स। अब ये जो स्टोरीज है ये कैसे इवॉल्व हुई? सो द स्टोरीज विच आर गिवन इन पुराणास दे एक्चुअली इवॉल्व विद द इंटरेक्शन अमंगस्ट पीपल, जैसे कि प्रीस्ट, मर्चेंट्स या ऑर्डिनरी पीपल, उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता था उसके थ्रू ये स्टोरीज इवॉल्व हुई हैं।
अब जो लोग थे, जो ऑर्डिनरी मैन थे, वुमेन थी, दे वर एक्चुअली ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। और वो क्या कर रहे थे, अपने आइडियाज़ को, अपने बिलीव्स को शेयर कर रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आता है वासुदेव कृष्णा, ठीक है, जैसे कि लॉर्ड कृष्णा, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट डेटी है मथुरा रीजन में, बट ओवर द ईयर्स उनकी जो भक्ति है वो इंडिया में और काफ़ी सारे पार्ट्स में स्प्रेड हो गई है। अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये इस चीज़ का कि जो आइडियाज़ और बिलीव्स थे दे ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू द मीडियम ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। अब नेक्स्ट है हमारा टेम्पल। यहाँ पे हम इवोल्यूशन ऑफ टेम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे। जो अर्ली टेम्पल्स थे बेसिकली वो एक सिंपल स्क्वायर रूम्स की तरह हुआ करते थे, जिसे गर्भगृह बोला जाता था, ठीक है। एक सिंगल डोरवे होता था जिससे वर्शिपर्स एंटर करते थे, जो वर्शिप है वर्शिप ऑफर करा करते थे, एंड देन उसी से वो लीव करा करते थे। सो एक सिंपल एक सिंगल गेटवे था। आफ्टर दैट क्या हुआ, एक टॉल स्ट्रक्चर जिसे शिखरा बोला जाता है, कुछ ऐसा वो डेवलप होने लगा। आफ्टर दैट जो टेम्पल की वॉल्स थी दे वर डेकोरेटेड विद स्कल्पचर। उसके बाद टेम्पल को काफ़ी ज़्यादा इलाबोरेट बनाया गया विद असेंबली हॉल्स, ह्यूज वॉल्स एंड गेटवेज, एंड देन वाटर की जो अरेंजमेंट्स हैं वहाँ वो भी प्रोवाइड करी गई। इस तरह से टेम्पल्स इवॉल्व हुए थे। अपार्ट फ्रॉम दिस एक यूनिक फीचर अगर हम देखें अर्ली टेम्पल्स का, वो है कुछ टेम्पल्स आर्टिफिशियल केव्स की तरह हुआ करते थे। मतलब एक सिंगल पीस ऑफ रॉक को कार्व आउट करके वो टेम्पल बनाया गया है, जिसका बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है कैलाशनाथ इन एलोरा मध्य प्रदेश, ठीक है। तो some of the earliest of these were constructed in 3rd century BCE। तो सबसे जो पुराने ऐसे टेम्पल हैं आर्टिफिशियल केव्स वाले जो टेम्पल्स हैं ये कब कंस्ट्रक्ट हुए थे, 3rd century BCE। किसने ऑर्डर किया था, अशोका ने। किसके लिए, फॉर द रिनाउंसर्स ऑफ द अजीविका सेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQ पर्पस। और ये जो इमेज है दिस इज द कैलाशनाथ टेम्पल, जैसा हम यहाँ देख सकते हैं। This entire structure is carved out of a single piece of rock. Now let's move forward. Grappling with the unfamiliar. अब था क्या, that जो 19th century में जो यूरोपियन स्कॉलर्स आए थे, जब उन्होंने पहली बार इंडियन स्कल्पचर्स को देखा, बेसिकली दे वर वेरी कन्फ्यूज्ड एंड दे वर हॉरिफाइड। क्यों, बिकॉज हमारे जो स्कल्पचर्स थे उसमें मल्टीपल आर्म्स होती थी, मल्टीपल हेड्स थे और काफ़ी सारे कॉम्बिनेशन थे ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल फॉर्म्स। बट क्या होता था कि दे वर एक्चुअली फैमिलियर विद द स्कल्पचर ऑफ एंशियंट ग्रीस। तो उसके सामने जो ग्रीक स्कल्पचर थे उनके सामने वो कंसिडर करते थे दैट इंडियन स्कल्पचर्स जो हैं दे आर वेरी इन्फीरियर, ठीक है। बट वो उनका जो माइंडसेट है वो चेंज कब हुआ, जब नॉर्थ वेस्ट से उन्हें बुद्धास और बोधिसत्वास के स्कल्पचर मिले। क्यों उनका माइंडसेट चेंज हुआ, क्यों उन्होंने ये कंक्लूड किया कि ये वन ऑफ द बेस्ट स्कल्पचर्स हैं, इंडियन स्कल्पचर्स हैं, क्योंकि ये जो नॉर्थ वेस्ट में जो स्कल्पचर्स मिले थे किसके, बुद्धास एंड बोधिसत्वास के, दे वर एक्चुअली बेस्ड ऑन ग्रीक मॉडल्स। क्यों, बिकॉज इन 2nd century BCE इंडो-ग्रीक रूलर्स हैड एस्टैब्लिश्ड देयर किंगडम्स इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। नाउ अब जैसे हमने पहले देखा दैट अगर हमें स्कल्पचर समझना है तो हमें सबसे पहले जो उसके पीछे टेक्स्ट है, उसके पीछे जो स्टोरी है वो पता होनी चाहिए। बट अगर टेक्स्ट और इमेज मैच ही नहीं होते हैं तो क्या होगा, इसी का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि ये जो इमेज है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो है जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने पुरानाज में काफ़ी ज़्यादा सर्च कर लिया है और हिस्टोरियंस बेसिकली 2 सेट में डिवाइड हो गए हैं। कुछ ये बोलते हैं दैट ये इमेज डिपिक्ट करती है डिसेंट ऑफ रिवर गंगा फ्रॉम हेवन, और कुछ ये बोलते हैं दैट ये डिपिक्ट करती है द अर्जुना डूइंग पेनांस ऑन द रिवर बैंक इन ऑर्डर टू एक्वायर आर्म्स पॉइंटिंग टू द सेंट्रल फिगर ऑफ एन आस्केटिक, ठीक है।
तो ये सबसे पहला व्यू ये है कि भैया जो गंगा है उसका डिसेंट ये दिखाते हैं फ्रॉम हेवन, और दूसरे जो सेट ऑफ पीपल है वो ये बोलते हैं ये जो दिखता, ये जो एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसे पॉइंट आउट करके दैट ये अर्जुना का पिनांस शो करते हैं। समझ में आया? आई होप दिस चैप्टर इज़ क्लियर। पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, काफ़ी लेंदी चैप्टर था बट इजी चैप्टर है अगर आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे तो। और जो जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं आई होप अपनी बुक में आपने मार्क कर लिए हैं, वो आपको अपने एग्ज़ाम टाइम में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग फॉर द टाइमलाइन एक बार रीड ज़रूर कर लेना बिकॉज CUET के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। डोंट थिंक दैट बोर्ड्स के बाद ही हम CUET के लिए प्रिपेयर करेंगे तभी ये टाइमलाइन पढ़ लेंगे। एकदम से टाइमलाइन याद नहीं होती है, आपको रिपीटेड रिविजन्स चाहिए इसको याद करने के लिए, ठीक है। आई होप you understood the chapter, so please hit the like button. Don't forget to subscribe to my channel and press the bell icon so that you can receive the updates of all my upcoming videos. Thank you very much for watching the video. Till then, take care. Bye bye.